अब लगातार बात करें नेपाल में बने हुए हालातों की। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन की कवायद इस बीच जारी है। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनाई जा सकती हैं। प्रदर्शनकारियों ने सुशीला कार्की का नाम सुझाया। सेना से आंदोलनकारियों की वार्ता हुई, जिसके बाद सुशीला कार्की का नाम अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए उभर कर सामने आया है। तो देखिए, अंतरिम सरकार के गठन को लेकर के कवायद जारी है। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सुशीला कार्की को मिल सकती है। नेपाल में सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच कल बातचीत हुई, जिससे देश में अंतरिम सरकार के गठन का रास्ता साफ होते हुए दिख रहा है। बातचीत में अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की का नाम सामने आया। माना जा रहा है कि वो नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। सुशीला कार्की नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं और लंबे समय से सरकार विरोधी आंदोलनों का चेहरा भी रही हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुखर आवाज ने उन्हें नेपाल में विशेष पहचान दी। चलिए आपको बताते हैं कि कौन है सुशीला कार्की। 7 जून 1952 को विराटनगर में उनका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा विराटनगर से ही इन्होंने पूरी की। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। राजनीतिक विज्ञान में इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। फिर 1978 में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की। वकालत के साथ शिक्षिका के रूप में भी इन्होंने काम किया। नेपाली कांग्रेस नेता दुर्गा प्रसाद सुवेदी से इनकी शादी हुई। 2016 में नेपाल सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी सुशीला कार्की। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने इनकी नियुक्ति की थी। निडर और भ्रष्टाचार विरोधी न्यायविद के रूप में इनकी पहचान बनी। न्यायिक स्वतंत्रता का पालन करते हुए कई फैसले इनके द्वारा दिए गए, जिनकी प्रशंसा होती है। 2017 में संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आया। जनता की सक्रियता के कारण उसे वापस लिया गया। सुशीला कार्की जेन जी के बीच बेहद लोकप्रिय चेहरा है। और देखिए, जब सेना के साथ संवाद हो रहा था तो जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जो वोट डाले गए, ऑनलाइन एक रायशुमारी की गई थी, उसमें इनको 31% जेन जी की पसंद के रूप में देखा गया। दूसरे नंबर पर बालेंद्र शाह का नाम था। हालांकि देखिए, अभी भी कुछ चेहरे हैं जो रेस में हैं। उसमें सबसे आगे नाम सुशीला कार्की का ही है। दूसरे नंबर पर मेयर काठमांडू के जो हैं बालेंद्र शाह, जो जेन जी में काफ़ी पॉपुलर हैं। हरका सम्पांग ये थरान के मेयर हैं। साथ ही आपको बता दें कि कुलमन घीसिंग, जो कि नेशनल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व एमडी रह चुके हैं, ये भी खासे पॉपुलर हैं और रेस में अभी ये लोग बने हुए हैं। हालांकि लगभग सुशीला कार्की के नाम पर आम सहमति बन चुकी है। सुशीला कार्की का नाम जेन जी की तरफ से ही रखा गया। सेना की तरफ से 1000 लिखित समर्थन पत्रों की मांग की गई थी, लेकिन इनके फेवर में 2500 से ज्यादा लोगों का समर्थन पत्र प्राप्त हुआ। सुशीला कार्की का नाम जेन जी सदस्यों ने प्रस्तावित किया था। लिहाजा 31% और टोटल वोटिंग के हिसाब से 27% बालेंद्र शाह को था। और अगर इन दोनों के बीच का कंपैरिजन देखते हैं वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से, तो 58% सुशीला कार्की को, जबकि बालेंद्र शाह को 32.1% वोट मिले थे। कुल कई चेहरों के नाम को लेकर के रायशुमारी की गई। उसमें सबसे ज्यादा जो फेवर में वोट गए वो सुशीला कार्की को ही गए थे। 1000 मिनिमम क्राइटेरिया सेना की तरफ से सुझाया गया था, लेकिन इनके फेवर में 2500 लोगों ने वोट कास्ट किया। इनके बाबत हम तमाम जानकारियां भी दे रहे हैं। 2009 में नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय में प्रोटेम न्यायाधीश बनी। 2010 में सर्वोच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश बनी। 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई। कार्की का करियर नेपाल में सामाजिक बदलाव का प्रतीक रहा है। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं सुशीला कार्की। निडर, सक्षम, भ्रष्टाचार मुक्त न्यायविद के रूप में इनकी पहचान है। कई साहसिक फैसलों से इनकी पहचान देश में हर दिल अजीज बनी। तो देखिए, एक तरफ सुशीला कार्की तो वहीं दूसरी तरफ बालेंद्र शाह। ये वो दूसरा नाम है जिस पर जेन जी का समर्थन नजर आता है। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह जेन जी के दिल के बेहद करीब बताए जाते हैं। सबसे पहले इनकी पहचान जो है वो एक रैपर के रूप में है। भ्रष्टाचार के खिलाफ गाए गानों के लिए ये काफी पॉपुलर हुए। 2022 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में काठमांडू के मेयर का चुनाव इन्होंने जीता।
भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति इनके द्वारा अपनाई गई ईमानदारी और विजन ने युवाओं के दिल को छू लिया। टाइम मैगजीन ने साल 2023 की 100 इन्फ्लुएंसर लिस्ट में इन्हें शुमार किया। ओली के इस्तीफे के बाद बालेंद्र ने ही शांति की अपील की। संसाधनों का नुकसान हम सभी का सामूहिक नुकसान है। बालेंद्र की तरफ से बड़ी बातें कही गई। जेन जी को जगाने का काम इन्होंने किया। अब आपकी पीढ़ी देश का नेतृत्व करेगी। तो ऐसे में जो जेन जी है उन्होंने बालेंद्र शाह को भी अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग की। कुछ चेहरे लगातार अलग अलग संगठनों की तरफ से जिक्र किए गए, जिसमें एक तरफ सुशीला कार्की तो दूसरी तरफ बालेंद्र शाह के नाम पर आम सहमति बनती नजर आई और फिर रेस में सुशीला कार्की सबसे ज्यादा पॉपुलर इस वक्त नजर आती दिख रही हैं। नेपाल के हालात पर फॉरेन एक्सपर्ट रविंद्र सचदेव का कहना है कि 2 दिन के हालात सबने देखे। फिलहाल नेपाल में स्थिति सामान्य होने में कुछ वक्त तो लगेगा। Today, tomorrow, maybe we will see. The issue is how will the issue of law and order, the army and Karki and Gen Z play out, and what will be the form of the government, interim government, which emerges. The hope is that things should settle down, but as of today, it still looks things are going to take some time before they settle down. देखिए, जिस तरीके से नेपाल में जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है, कई इंस्टीट्यूशंस को काफी डैमेज पहुंचाया इस प्रोटेस्ट ने। ऐसे में स्थितियां सामान्य होने में वक्त तो लगेगा। उम्मीद यही है कि जल्द स्थितियां सामान्य की तरफ अग्रसर हों। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।